हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। अब हम इशू पढ़ेंगे, ट्रिपल तलाक का इशू पढ़ेंगे जिसको हम निकाह हलाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये इशू हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे मुस्लिम लॉ बोर्ड है, ये अपना जो रिलीजन है और जो अपना कस्टम इन्होंने बना रखा है, ये शरीयत के अकॉर्डिंग अपना बना रखा है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सर, क्यों ज़रूरत है? ये ज़रूरत इसलिए है कि कोई भी मेन, मतलब पुरुष, महिला को उसकी शादी हुई है, 1 महीने के अंदर जो उनकी 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल है विमेन की, उसके अंदर एक बार से ज़्यादा तलाक 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 बोल देता है, तो वहाँ पे डिवोर्स हो जाता है। यूनिलेटरल यहाँ पे डिवोर्स होता है। ओके सर, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा जेंडर इक्वालिटी है, ओके, और ये जेंडर यहाँ पे इक्वालिटी फुलफिल हमारी नहीं हो पा रही है। तो सर देखिए, मैं मान लीजिए एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरी शादी हुई और 1 महीने के अंदर मैंने 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में मैंने बोल दिया तलाक 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 एक बार से ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा? तलाक मतलब ख़त्म हो जाएगा, शादी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये तलाक यूनिलेटरल तलाक होता है, इनरिवोकेबल होता है। मतलब आप इसको फिर से आप चाहोगे शादी कर लें तो आप शादी नहीं कर सकते, अपनी बीवी से मैं शादी नहीं कर सकता ये करने के बाद। ओके, और ये इंस्टेंटेनियस तलाक होता है। तो सर, मैंने जब तलाक 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 बोल दिया, ठीक है, मैं हूँ, ओके, मेन और वीमेन, या हस्बैंड वाइफ लिखिए, ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो जैसे यहाँ पे तलाक 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 मैंने बोल दिया, तो मैं दोबारा शादी मैं नहीं कर सकता। और दोबारा हमें शादी करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पे वीमेन है, इसको दूसरे मेन से शादी करनी पड़ेगी। इवन वो शादी कंज्यूम भी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद मुझसे शादी हो सकती है। तो ये जो लॉ है यहाँ पर, ओके, ये लॉ काफ़ी जेंडर इक्वालिटी को हमारा हार्म करता है। और जैसे हमारे ट्रिपल तलाक की बात उठती है, तो एक सवाल साथ में और उठता है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ये होती है कि जो हमारे इंडिया की सोसाइटी है, सब देखिए, नेचर ने केवल 3 कैटेगरी बनाई है, मेन, वीमेन एंड अदर्स। उसके बाद जो भी कैटेगरी बनाई गई है, जात पात, कास्ट, क्रीड, गोत्र, ये जो बनाई गई है, ये सब इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो सर इसमें क्या होता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है कि जो हमारा सब मेन और वीमेन है, और कहीं ना कहीं जात से उठकर, कास्ट और रिलीजन से उठकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा कॉन्सेप्ट आता है ना, ताकि जो भी लोग हैं इनका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म तरीके से रहें, अपने इनके रिलीजन से कोई मतलब हो। लेकिन मुस्लिम्स बोलेंगे कि मैं मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह जाऊंगा, यहाँ पे हिंदू लॉ कोड होगा। ठीक है, तो देखिए सर, कहने का मतलब ये है कि जो गीता में लिखा है या जो कुरान में लिखा है, इसको क्या ब्लाइंड तरीके से मानना जरूरी है? आप यदि मॉडर्न इंडिया में जो रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था, या अभी तक जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो ये समझ आता है, उन्होंने बोला कि हाँ जी, आप चीज़ों पे भरोसा करो, लेकिन ब्लाइंड जो फेथ है वो मत रखो। पहले सोचो समझो, दिमाग इसीलिए हमें मिला है सोचने समझने के लिए। एक बार आपने भरोसा कर भी लिया तो फिर सोचिए उस पर, आपको गलत लगे तो वहाँ से हट जाइए। ओके, इसको हम रेशनैलिटी बोलते हैं वेस्टर्न के टर्म में। तो रेशनल होना बहुत जरूरी है। और देखिए, जो हमारा मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वहाँ पे इस तरह के रूल्स जो केवल यूनिलेटरल हमारा हो, डिवोर्स का सिस्टम हो, ये कहाँ तक हमारा जायज़ है? अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, इनको मैं सुन रहा था और जब इस टॉपिक पे मैं सर्च कर रहा था, तो उनका कहना ये है सर कि जब भी, एक आपको बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है हमारा शरीयत में, उसका नाम है महर। तो सर, जब भी हमारा शादी होती है तो लड़के वाले के पक्ष वाले लड़की वाले को कुछ राशि देते हैं, कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, जो ग्रूम होता है, ये ब्राइड को के फैमिली को कुछ पैसा देता है, जिसको हम महर बोलते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, इंडियन जो हिंदू में क्या होता है कि आप जो दहेज लेते हैं तो आप ब्राइड से ग्रूम की तरफ आता है, लेकिन मुस्लिम से क्या होता है, ग्रूम से ब्राइड की तरफ जाता है। ये मैंडेटरी है वहाँ पे देना, तो कहाँ पे जाएगा, ये ब्राइड के पास में पैसा जाएगा और ये प्रॉपर्टी ब्राइड की हो जाएगी। ठीक है, जो दुल्हन है उनकी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, पैसा उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो भी है। पैसा ही नहीं, आप कुछ ज़मीन भी दे सकते हैं, गुड्स दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है सर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, उन्होंने बोला कि ऑलवेज जो वीमेन है ये गेनिंग साइड होती है मैरिज में, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि यहाँ पे केवल मनी की बात हो रही है। जो इमोशनली वो अटैच हुए उसकी वैल्यू कहाँ गई, जो लड़की ने लड़के की सेवा करी उसकी वैल्यू कहाँ गई। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, ब्राइड जो होती है ये ग्रूम के पास आती है और लड़के वाले सारी व्यवस्था करते हैं, रहने की, खाने की, फूडिंग, लॉजिंग, सब कुछ व्यवस्था करते हैं ये लोग। तो गेनिंग साइड कौन हुई, ब्राइड हुई। लेकिन सर हमारे यहाँ क्या है, पुरुष प्रधान हमारी सोसाइटी है, तो लड़कियों को कम तवज्जो दी जाती है, इवन उनसे जॉब भी नहीं करवाई जाती है। कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जॉब भी नहीं करेंगी, तो ये तो अपंग है ना, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप तलाक 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 बोलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो जाकिर हुसैन साहब ने बोला कि इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की होती है। तो सर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, पड़ोसी लेगा। अच्छा, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई तो किसकी होगी, ये मुस्लिम कंट्रीज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो सर ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताइए इंडिया में ये कहाँ तक, शरीयत को मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहाँ तक, ये ट्रिपल तलाक का जो इशू है ये कहाँ तक हमारा जायज़ है। ओके, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि आप लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिलीजन, कास्ट से ऊपर उठ के बात करेंगे, जो कि ये बहुत ज़रूरी है इस समय। यही नहीं, हर जगह दो खेमा होता है, एक खेमा होता है जो इलाइट का होता है, एक खेमा होता है जो लोअर स्टेटा होता है। तो जो इलाइट का खेमा, इलाइट में इसीलिए आते हैं क्योंकि अपना दिमाग चलाते हैं, सोचते विचारते हैं। तो जो हमारा ट्रिपल तलाक का इशू है, तलाक तलाक तलाक, तो जो इलाइट मुस्लिम्स हैं और जो विमेन हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका वो विरोध कर रही हैं। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा है, जो नहीं, जो केवल बातें उन्हीं की सुनता है, रिलीजियस गुरु की बातें सुनता है, वो लोग इसकी विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम चल रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो वी शुड गो अलोंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम करना चाहिए। और यही नहीं, एक हमारी मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाली एक न्यूज़पेपर ने भी लिखा कि सर ऐसा है कि यही नहीं, जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो मुस्लिम बोलते हैं कि सर हम शरीयत के अकॉर्डिंग हमारे लॉ हम चलेंगे, और हमारा फंडामेंटल राइट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सर बिल्कुल दिया गया है, लेकिन जहाँ इनइक्वालिटी की बात आ रही है, केवल हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये सर सारी कम्युनिटी को ये हार्म करेगा, है ना। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात उठेगी तो उस मुस्लिम जो वहाँ पे कम्युनिटी को बिलोंग करता हुआ पेपर ने, जो उनको साइड लेते हैं, उन्होंने लिखा कि सर ये सारी कम्युनिटी को दिक्कत करेगा, आपको अकेले दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड एकदम वहाँ पे डट के खड़ा है कि इसको एकदम बदलना ही नहीं है। सर अमेंडमेंट किसी चीज़ में नहीं होगा तो वो चीज़ टूट जाएगी, क्योंकि लचीला होता है तो इंसान जिंदा होता है और मुर्दे में अकड़ होती है सर। तो इस चीज़ को हमें ध्यान से सोचना चाहिए और इस पर हमें बात करनी चाहिए। ये रहा हमारा मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड का कुछ इशू है, इसकी बात कर लिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगला हमारा इशू है हेल्थ एंड डिसीज़ का इशू है। ठीक है, तो हमारे यहाँ चिकनगुनिया और डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। सर ये चिकनगुनिया और डेंगू कैसे होते हैं? बेसिकली ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ होते हैं, है ना। ये मॉस्किटो हमारे बॉर्न डिसीज़ होते हैं और ये कहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं? ये हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे बरसात होगी वहीं पे तो मच्छर पैदा होंगे ना सर। और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है और नियरली 1 बिलियन पीपल को ये मतलब कि ये अफेक्ट करती है और मल्टी बिलियन पैसे इस पे खर्च किए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे दिल्ली में हर साल चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है सर,
और इसका रीजन क्या है? पहली बात कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इरेटिक वेदर होता है, जैसे अनयूजुअल रेनफॉल हो गई, जैसे फरवरी में हमारा रेनफॉल हो गई तो मॉस्किटो उसमें ब्रीडिंग करते हैं, मॉस्किटो बहुत तेजी से उसमें बढ़ते हैं, तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, तो हमारा क्या होता है कि चिकनगुनिया और डेंगू बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब देखिए, पुअर अर्बन प्लानिंग होती है कि भाई सैनिटेशन की व्यवस्था ही नहीं है, रहने के लिए घर ही नहीं है, स्लम्स इंक्रीज कर रहे हैं, गंदगी है, पानी इकट्ठा हुआ है, तो क्या होगा? मच्छर हमारे पैदा होंगे। अनहाइजीनिक फूड है, प्रॉपर लैक ऑफ हाउस है, इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया गवर्नमेंट बहुत कम पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हेल्थ सेक्टर पे। सर बात यह है कि हेल्थ सेक्टर पे 1% से थोड़ा ज़्यादा जीडीपी का हमारा खर्च किया जाता है इंडिया में हेल्थ सेक्टर में, ओके, जो कि इंटरनेशनल में जो कंट्रीज खर्च करती है उससे काफ़ी कम है हमारे यहाँ। उसके बाद क्या है कि डॉक्टर के पास हमारा अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती है, ओके। जो WHO का नॉर्म से हमारा कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत कम है, ओके, 0.75 डॉक्टर है, मतलब थोड़ा काट दो डॉक्टर को, ओके। तो इस तरह की हमारे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कम है, पेशेंट रेशियो कम है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है? तो भाई जितनी प्रॉब्लम है इसी को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, सॉल्यूशन हो गया। अब क्या बताऊं मैं उसमें, ठीक है। अब इसको क्या करें? मतलब की बात ये है कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो हमने सक्सेसफुल इनिशिएटिव किया है ना, जैसे पोलियो को हमने हटाया है, बर्ड फ्लू को हम फ्री हो गए हैं, उसके बाद यॉट्स हमारी जो रोग है इससे हम फ्री हो गई है इंडिया, तो उससे हमें सीखना चाहिए। और उसके बाद हमें इन्वायरमेंट को क्लीन करने पे, और कोई पानी रुका हुआ हो तो वहाँ पे आप केरोसिन डाल दें या जो भी जिससे मच्छर मरते हो वो दवा वहाँ पे जाकर छिड़काव करा दी जाए इससे। और देखिए यही नहीं, श्रीलंका में भी ये इशू था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मॉस्किटो थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी, तो उन्होंने मॉस्किटो कंट्रोल करने का प्रोग्राम चलाया, जहाँ पे उनका इरिगेशन होता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, वहाँ पे भी उन्होंने छिड़काव किए, ओके। और नए क्लास का उन्होंने इंसेक्टिसाइड स्प्रे लगाया ताकि उससे मच्छर मरे। उसके बाद मोबाइल सेंटर्स उन्होंने, मोबाइल जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल सेंटर्स मतलब कि बैन चला दिया डॉक्टरों की, ये जाके चेक कर रहे हैं, और जो डिसीज़ है इसको टर्मिनेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, जिससे कि ये बहुत कम हो गया है हमारा मॉस्किटो का अटैक श्रीलंका पे। अब सिंगापुर में क्या था कि जो एडेस मॉस्किटोस थे, ये जिससे डेंगू होता है, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर बर्डन था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर सोशल मोबिलाइजेशन किया और बहुत सारे हेल्थ सेक्टर को बहुत सारे अदर सेक्टर्स से, गवर्नमेंट के अदर सेक्टर से उसको कोलैबोरेट किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम वहाँ पे भी कम हो गई। अब देखिए, एक लेप्रोसी है। अब लेप्रोसी इंडिया में ये बोला जाता है कि एलिमिनेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 10,000 में केवल एक इंसान लेप्रोसी का हमारा शिकार बनता है। तो सर लेप्रोसी होती कैसे है? माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रे है, ओके, ये बेसिकली बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, इसी से हमारी क्या होती है? लेप्रेसी होती है, और ये क्यूरेबल होती है। अभी तक ये पता नहीं है कि ये ट्रांसमिट होती है कि नहीं होती है, ओके। और हमने बोला कि मैंने तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन 10,000 में जो एक केस मिल रहा है ना, अभी तक एलिमिनेट करने के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केस लेप्रोसी की इंडिया में ही है, ओके। तो रिसेंट इनिशिएटिव हमने क्या किया गया है कि 320 मिलियन इंडियन को स्क्रीन किया गया है डोर टू डोर जाकर, ताकि केसेस को हम देख सकें, जो हिडन केसेस है इनको बाहर ला सके। उसके बाद मेड इन इंडिया हमारा वैक्सीन लेप्रोसी की इंट्रोड्यूस की गई है, नोवल वैक्सीन है हमारा, डेवलप किया गया है इंडिया में। उसके बाद जो WHO का ग्लोबल स्ट्रेटेजी है कि 2020 तक हम लेप्रोसी को पूरा अर्थ से हटा देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा WHO क्या कर रही है, इस पे एक्शन भी ले रही है, और WHO कोलैबोरेशन के साथ इंडिया से भी क्या हो रहा है, ये पॉलिसी हमारी आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए, अगला इशू पढ़ते हैं ओपन डेफिकेशन का। ओपन डेफिकेशन में क्या है दोस्त कि आज भी विलेज में मोर देन 50% लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, ठीक है। ओपन डेफिकेशन से दो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम डायरिया की होती है और वार्म इन्फेक्शन होता है, मतलब पेट में गर्मी होती रहती है, जिसमें बच्चों जो इन्फेंट होता है इनका डेथ काफ़ी ज़्यादा होता है।
ओपन डेफिकेशन होने से उसमें से कीटाणु और बहुत हार्मफुल चीज़ें उसमें से निकलती रहती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। उसमें मक्खी बैठ गई, मक्खी अब खाने बैठ गई और अब कहानी खत्म, डायरिया और वार्म इन्फेक्शन आपको हो जाएगा। ये दो मेजर हमारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ओपन डेफिकेशन में क्या होता है कि डिग्निटी ऑफ एमेन, वहाँ पे रेप्ड मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं। यही नहीं, रात होने से पहले मतलब कि गांव की औरतें बाहर नहीं जा सकती हैं, जिसकी वजह से उनको उनके हेल्थ में काफ़ी गिरावट होती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, बाथरूम्स न होने के कारण। तो देखिए चैलेंजेस क्या क्या है ओपन डेफिकेशन में। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि घर में बाथरूम होगा, ये होगा, ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद पॉवर्टी है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसको एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। और यही नहीं, नॉलेज और प्रैक्टिस में गैप है कि नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिस लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।